आज दिन के पहले मैच में मुंबई और दिल्ली के बीच में जो मैच हुआ उसमें दिल्ली ने टॉस जीत के पहले मुंबई को बैटिंग करने के लिए बोल दिया। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर ही रहे थे कि कोई भी टीम पहले फील्डिंग ही करेगी और शुरुआत तो ठीक ठाक ही हुई मुंबई की। मतलब ठीक ठाक क्या, अच्छी खासी हुई। रोहित शर्मा ने अच्छी खासी पिटाई की, बढ़िया मारा, खूब ढेर सारी पिटाई कर दी उसने और 27 बॉलों में 49 रन, 1 रन से हाफ सेंचुरी उसकी चूक गई, जिसका कि हमको तो बड़ा दुख हुआ। बड़ा अच्छा खेल रहा था रोहित शर्मा, बढ़िया पिटाई की उसने, 6 चौके 3 छक्के, अच्छा खासा पीट दिया उसने। शुरुआत में खलील अहमद को भी मारा, ईशांत शर्मा की भी पिटाई कर दी। लेकिन हाँ, ये सूर्य कुमार यादव को आज टीम में लिया इन्होंने। वो सूर्य कुमार यादव ने मुझे लगता है कुछ जल्दी कर दी, उसको थोड़ा रुकना चाहिए था। वो दूसरी बॉल पे ही वो अपना ट्रेडमार्क शॉट जो है, और इतने दिन से तुम दिसंबर से तुम खेले नहीं हो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। देखिए, नेट प्रैक्टिस करना बात अलग होती है, लेकिन थोड़ा तो टाइम लेना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? ठीक है यार, यू आर द बेस्ट बैट्समैन ऑफ T20 इन द वर्ल्ड, बट फिर भी टेक सम टाइम। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हार्दिक पांड्या ठीक ठाक ही खेल रहा था, लेकिन बहुत जरूरत से ज्यादा स्लो खेला। और आज आप लोगों ने देखा मुंबई इंडियंस, मतलब फ्रेंचाइजी हो तो कोई ऐसी हो, मतलब अपने प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए कि उसकी हुटिंग ना हो मैदान में, उन्होंने 18,000 बच्चों को बुला लिया आज मैदान में, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे तो हुटिंग करेंगे नहीं। तो कोई समझदार आदमी होता तो हुटिंग भी करता। आज कोई हुटिंग नहीं हुई हार्दिक पांड्या की, लेकिन उसके बावजूद भी ढंग से बैटिंग कर नहीं पाया। वो देख के उसको लग रहा है कि रस्टी है। वो रस्टी क्या, मेरे ख्याल से तो प्रेशर ही लेके चला आता है वो। तो ठीक है, खैर कब तक जनता भी हुटिंग करेगी या जो कुछ भी होगा, अब ठीक है, सभी कुछ सेटल डाउन हो जाएगा धीरे से। और अगर परफॉर्मेंस हो जाएगी टीम की तो सब कुछ नॉर्मल हो भी जाएगा। मतलब जहां तक क्राउड का सवाल है, बाकी टीम के अंदर जो चल रहा है वो तो जो भी है नहीं है वो हमको ज्यादा पता नहीं है, और वो टीम की परफॉर्मेंस से पता चलेगा अभी। तो ये टीम की परफॉर्मेंस से मतलब है कि जब तक ये मैचेस जीतना शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। रोहित शर्मा ने काफी अच्छा खेल रहा था वो, लेकिन अक्षर पटेल ने क्या बढ़िया बॉल डाली है उसको। मतलब पहले तो हालांकि पिट गया था अक्षर पटेल भी, लेकिन उसके बाद मानना पड़ेगा पावर प्ले में उसने बॉलिंग की। और पावर प्ले में इन्होंने ललित यादव से भी बॉलिंग करवाई, लेकिन उसको ओवर दिए नहीं बीच में। हालांकि इनको लग रहा होगा कि राइट हैंडर्स खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के सामने निकालना चाहिए था, क्योंकि हार्दिक पांड्या कोई बहुत ज्यादा फास्ट नहीं खेल रहा था। वो ऑलमोस्ट पूरी पारी के दौरान ही 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। और फाइनली भी जब वो आउट हुआ है तो 33 बॉल में 39 रन बनाए उसने, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 118 की स्ट्राइक रेट। तो उसके सामने निकलवाना चाहिए था। ललित यादव अच्छा ऑलराउंडर है मुझे लगता है, लेकिन इसको ये लोग थोड़ा भरोसा कम करते हैं इसके ऊपर। इसको बॉलिंग करवाना चाहिए था। बाद में तो आप लोगों ने देखा कि बाद में तो खैर तिलक वर्मा आज जम नहीं पाया, खलील अहमद ने उसको आउट कर दिया अपने तीसरे ओवर में। 5 बॉलों में 6 रन ही बना पाया। लेकिन उसके बाद टिम डेविड, आज उसने कुछ जस्टिफाई किया अपनी पोजीशन को, और टिम डेविड को इन्होंने भेजा था तिलक वर्मा के आउट होने के बाद। वो अच्छा खेल रहा था। हार्दिक पांड्या तो हालांकि ढीला ही था, लेकिन टिम डेविड ने मार पीट के खेला। और टिम डेविड अच्छी खासी, मतलब ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट शुरू से ही खेलता रहा, और 21 बॉलों में 45 रन बनाए, 2 चौके 4 छक्के मारे उसने। अच्छी पिटाई की उसने, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा तो कार्नेज जो हुई है वो तो रोमारियो शेपर्ड ने की, जो बाद में आया हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद। 10 बॉलों में 39 रन, मतलब हद्दी कर दी, 390 की स्ट्राइक रेट से। और आखिरी ओवर जो नोकिया की पिटाई की है उसने, ये नोकिया भी एक नंबर का ऐसा आदमी है। ये एक पिछले मैच में भी इसने 4 ओवर में 59 रन दिए थे, और आज के मैच में देखिए इसने कितने दिए हैं, 4 ओवर में 65 रन। अब 65 रन दोगे तो 2 विकेट तो मिलेंगे ही। उस मैच में भी यही हुआ था, 59 रन दिए थे तो 2 विकेट मिले थे। अब जब इतना पिटेगा आदमी तो विकेट तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। ये मतलब ये हाल है इनका। ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर कहे जाते हैं एनरिक नोकिया। खलील अहमद की पिटाई हुई, लेकिन फिर भी उसने कुल मिला के ठीक ठाक ही बॉलिंग की। 4 ओवर में 39 रन, जबकि सामने वाली टीम 234 रन का स्कोर बना रही हो, तो ठीक ठाक ही बॉलिंग है। ईशांत शर्मा, लेकिन ये ईशांत शर्मा भी 19वां ओवर जो फेंका है उसमें 20 रन पिटवा दिए अपने। ईशांत शर्मा क्या अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं करता। जब कैलकाटा के अगेंस्ट भैया तुमने उसको आंद्रे रसेल को इतनी बढ़िया यॉर्कर मार के डाला था, उसको आउट किया था,
तो आज यॉर्कर भूल गए, आज सिर्फ एक यॉर्कर डालिए। ये इन लोगों को समझ में नहीं आता मुझे कि इनको किसी को बताना पड़ता है बाहर से जाके, यार भैया तुम यॉर्कर भी कर सकते हो, यार तुम खुद बॉलर हो, 15 साल से खेल रहे हो, तुमको समझ में नहीं आता कि तुमको कब क्या बॉल डालनी है। मतलब ये ऐसे चले आते हैं बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको तो कोई कोच बाहर से भेजेगा मैसेज तब जाके ही करेंगे बॉल। और कितनी पिटाई खाई है ईशांत शर्मा ने, ये बड़ा निराश करता है मुझे। इसके बॉलिंग करने से मुझे एक्सपीरियंस नजर ही नहीं आता है। इसमें और खलील अहमद में क्या फर्क है? अब खलील अहमद ने 4 ओवर में 39 दिए, ईशांत शर्मा ने 3 ओवर में 40 दिए। क्या है यार ईशांत शर्मा बड़ा डिसअपॉइंट करता है। ये अक्षर पटेल ने कितनी बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर में 35 ओवर। जब ये लोग पीट पाट रहे थे रोहित शर्मा ईशान किशन, उस टाइम उसने बॉलिंग की। क्या कैच पकड़ा उसने ईशान किशन का। ऐसा ही एक कैच और पकड़ा था इसने, किसके, शायद इसके अगेंस्ट, चेन्नई के अगेंस्ट भी बहुत बढ़िया ऐसा ही 100 कैच पकड़ा था इसने, बढ़िया। जाय रिचर्डसन को आज इन्होंने खिलाया दिल्ली वालों ने, तो उसकी 4 ओवर में 40 रन, उसकी तो बिल्कुल जीभ निकल आई थी, घुटने तक लटक गई थी जीभ उसकी, ऐसी हालत हो गई गर्मी के मारे। वो तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वहीं ढेर ना हो जाए। गर्मी हालांकि बहुत ज्यादा रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुल मिला के फिर 234 रन तो बहुत ही ज्यादा हो गया। नोकिया की तो क्या जबरदस्त ठुकाई हुई है आखिरी ओवर में। मतलब आप देखिए, पहली बॉल पे 4 रन, फिर 6 रन, फिर 6 रन, फिर तीसरा छक्का, फिर 5वीं बॉल पे चौका और लास्ट बॉल पे फिर छक्का। मतलब हद ही हो गई है। इस तरह से जब पिटाई होती है ना, आदमी को बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं उसमें। लेकिन ये लोग चले आते हैं हर मैच में। पिछले मैच में भी इसकी ऐसी पिटाई हुई थी, आज फिर चला आया ये मुंह उठा के। और रिकी पॉन्टिंग पागल हो गया, उधर बाहर से इशारे कर करके पागल हो गया। क्या कर लोगे भैया, तो जरा बॉलर ढंग के लो। पहले भी हम कह रहे थे कि तुम्हारी बॉलिंग ढंग की नहीं है, और ये तो किस्मत से ये मुकेश कुमार होल्डिंग बच रहा है पिछले 2 मैचेस से। वो मैं तो यही सोच रहा हूं, वो होता तो क्या होता। 4 ओवर में 70 कहीं नहीं गए थे, लिख ही देने थे उसके मुकेश कुमार के। जब दिल्ली की बैटिंग शुरू हुई तो एक्चुअली तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, और जब 235 रन का स्कोर पहले बैटिंग करते हुए टीम लगा दे, तो फिर सामने वाली टीम के बारे में रिजल्ट तो 99% हमको पता ही है कि क्या है। लेकिन अब देखना ये था कि ये कितने रन से हारते हैं और इनकी अप्रोच क्या होती है, क्योंकि इनकी बैटिंग का कोई भरोसा नहीं है दिल्ली का। ओपनर्स के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करते था, और हुआ भी वही। कोलकाता के अगेंस्ट जो इन लोगों का मैच हुआ था दिल्ली का, उसमें भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जब तक डेविड वार्नर नहीं चलेगा तो इतने लंबे स्कोर के पास जाना भी मुश्किल है। लेकिन रिमार्केबली दिल्ली ने बहुत अच्छी बैटिंग की। हालांकि ऋषभ पंत ने बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया यहाँ। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आज आप लोगों ने अगर मैच देखा हो तो ऋषभ पंत फाइनली 16वें ओवर में बैटिंग करने आया है। अब एक बात बताइए, अगर 235 रन का आपको चेस करना है तो आपके बेस्ट बैटर्स कौन से हैं? एक पृथ्वी शॉ हो गया, जिसका कि कोई भरोसा नहीं था। हालांकि आज वो बहुत अच्छा खेला, लेकिन फिर भी आप उसको एक रिकॉग्नाइज बैट्समैन तो मानेंगे। उसके बाद वो एक पृथ्वी शॉ हो गया, दूसरा डेविड वार्नर, तीसरा आपका ट्रिस्टन स्टब्स आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा आपके पास तो कोई बैट्समैन है ही नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि जब आपको 235 रन का चेस करना है तो आपके यही बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 4 का। लेकिन उसने पोरेल को भेज दिया। अब पोरेल मैं मान सकता हूं कि ठीक है, उसने कभी एक आध पारी खेली थी वो, लेकिन क्या आप उसके ऊपर इतना बड़ा भरोसा कर सकते हैं? और वो भी मुंबई जैसी टीम के सामने। जब मुंबई ने शुरुआत की तो एक तो देखिए, जसप्रीत बुमराह से निपटना है आपको। जसप्रीत बुमराह ने कितने, हालांकि मुंबई के बॉलर्स ने 205 रन पिटवाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि जसप्रीत बुमराह ने तो 4 ओवर में 22 रन ही दिए। तो आप क्या सोच रहे थे कि मतलब ये इस तरीके से ये बच्चा निपट लेगा? ये जब देखिए, जब इतना बड़ा चेस करना होता है, इतना स्टिफ टारगेट होता है, तो सीनियर बैट्समैन को जिम्मेदारी लेके ऊपर आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि आप बच्चों को भेज दोगे। कुछ भी हो, आप क्या सोच रहे थे कि वो फिर से 1 ओवर में 25 रन ठोक देगा जैसे वो एक मैच में उसने मारे थे, वो भी मुंबई के अगेंस्ट? मुंबई कुछ भी हो, देखिए मुंबई वाले एक्सपीरियंस तो है ना उनको, वो इस तरह से नहीं मारने देंगे बच्चों को। और फिर मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया जब इन्होंने बाद में अक्षर पटेल को भी भेजा। तो मैं ये कहता हूं कि अक्षर पटेल के पहले इनको कुमार कुशाग्रा को भेजना चाहिए था, क्योंकि ही कम्स विद अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ बिग हिटर इन डोमेस्टिक सर्किट। रिसेंटली उसका फॉर्म इतना अच्छा रहा है, आपने इसके लिए तो उसको 8 करोड़ रुपए में खरीदा है ना, तो आपको आज उसको भेजना चाहिए था।
लेकिन ऐसा नहीं कि ऋषभ पंत के ऊपर भेज देते आप, जैसा आपने पुरेल को भेजा। अब वहीं पे गड़बड़ हो गई। अब उसने क्या किया, अभिषेक पुरेल ने 31 बॉलों में 41 रन बना पाया। वो मुंबई के घाघ बॉलर्स हैं यार, पुराने सब। वो इसको थोड़ी मारने देंगे बच्चे को। वो नहीं मार पाया 31 बॉल में 41 रन। मतलब ये तो आप सोचिए, जहां की 235 रन का चेस करना है आपको, मतलब 11-12 के आसपास की शुरू से ही रेट है। और वो जिस टाइम ये लोग बैटिंग कर रहे थे तो 14-15 की हो गई थी आस्किंग रेट। उस टाइम अगर वो 31 बॉल पे 41 खेल के गया तो आपने उसका कॉन्फिडेंस भी चौपट कर दिया और आपने अपना मैच भी लगवा लिया। उस टाइम ऋषभ पंत को आना चाहिए था, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। वो तो गनीमत है, उसके बाद इन्होंने पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद इन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को भेजा। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करते हैं। ये इतनी बेसिक गलतियां कैसे कर देते हैं यार। आप कोई 180 का टारगेट थोड़ी है। ऋषभ पंत को समझना चाहिए कि ये उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ऋषभ पंत को शायद अपनी खुद की शक्तियों के बारे में पता नहीं है कि जब वो ग्राउंड पे रहता है तो सामने वाले बॉलर्स भी परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि कब ये पता नहीं क्या कर दे। अरे ये भाई, दिल्ली की टीम में कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिससे मुंबई को ये डर होगा कि ये 2 ओवरों में 50 रन भी मार सकता है? वो ऋषभ पंत के अलावा कोई नहीं है। तो फिर आप 16वें ओवर में बैटिंग करने आ रहे हो, तो फिर तो चेज का कवाड़ा होना ही था ना। फिर क्या होना था बाद में? और ऋषभ पंत भी जब आया 3 बॉलों में 1 रन। अब मतलब आप देखिए, एक ये जो ये शॉट मारता है ना, आपने देखा होगा जिसपे इसका कैच भी हवा में चला गया था, हालांकि वो गिरा नहीं। ये अक्सर मारता है। ये कोई सा भी फॉर्मेट रहने दो आप, टेस्ट मैच, वनडे, T20, सब में ये वाला शॉट मारता है। ये जो अपने पैर के पास से धीरे से बल्ला अड़ा देता है, इट इज कॉल्ड अ नथिंग शॉट। क्योंकि वो कनेक्ट हो जाएगी तो बॉल हवा में ही जाएगी और आपके आउट होने के ही चांस है। उसके अलावा आपको चौका छक्का तो मिलना नहीं है, क्योंकि उसमें पावर है नहीं। आप पावर देते नहीं हो, बस एक चमचे की तरह आप बल्ला अड़ा देते हो उसमें। ये काम ये ऋषभ पंत कई बार मैं देख चुका हूं, इसको ये करता है इस तरह से। ये हवा में खड़ी कर देता है बॉल। अब उस शॉट का कोई मतलब नहीं है यार। और 3 बॉल में 1 रन बना के ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया आज के मैच में। इसको ऊपर आना चाहिए था। अब फिर क्या है, फिर तो ट्रिस्टन स्टब्स ने भले ही बैटिंग की, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पिटाई की। मतलब 25 बॉल में 71 रन, कितनी 284 की स्ट्राइक रेट से मारा है ट्रिस्टन स्टब्स ने। ही इज अ ट्रमेंडस बैट्समैन। और वो ये आईपीएल खेलने से ट्रिस्टन स्टब्स की साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप की टीम में जरूर जगह पक्की हो जाएगी। पहले भले ही वो ना रही हो, लेकिन अब तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम को इससे मुलाकात करनी पड़ेगी और फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि भैया ये हमारे अगेंस्ट ना चल जाए कहीं। खैर, कुल मिला के 205 रन बनाए दिल्ली ने और हार गए ये लोग। 29 रन से मैच हार गए। इससे भी इनकी नेट रन रेट खराब हुई होगी, वो तो खैर बाद में देखेंगे हम क्या होता है। और कुल मिला के ये मैच, मैं ये कहूंगा कि इंटरेस्टिंग सिर्फ मुंबई की बैटिंग के दौरान ही रहा। बाद में ठीक है, हमने पिटाई तो देखी बॉलर्स की, लेकिन मैच इंटरेस्टिंग नहीं बन पाया। मतलब यहाँ कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि रन बहुत ज्यादा बन गए थे और फिर ऋषभ पंत ने अप्रोच ठीक नहीं रखी अपनी। ये इसको ध्यान रखना चाहिए। यही पता चलता है कि भाई कप्तान कितना अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, उसको सिचुएशन की अवेयरनेस कितनी है। वो ये यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी इसने। ये नए बच्चों के भरोसे नहीं किया जा सकता है। आप नए बच्चों को आप एंड के लिए रखो कि जहां वो 15 बॉल में अगर 30 रन बनाने के टाइम पे उनका मौका आए तो वो कर सकें। लेकिन अब आप शुरू में ही आप उनको इस तरह से भेज दोगे तो ऐसा नहीं होता है। ये जैसे केकेआर के बारे में अगर वो सोच रहा हो, जैसे दिल्ली के अगेंस्ट ही केकेआर ने वो अंगरीश रघुवंशी को भेजा था, तो शायद ऋषभ पंत सोच रहा होगा कि हमारा अभिषेक पुरेल भी ऐसे ही कर देगा। तो ऐसा नहीं होता है। नए बच्चों के बस का है नहीं। मतलब इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। बस का तो सब कुछ है, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए उनको। वो भी कभी कभी सिचुएशन की ग्रेविटी रहती है, उससे ओवरवेल्म हो जाते हैं जूनियर्स, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खैर चलिए, ये तो हो गया पहला मैच। अब बात करते हैं दूसरे मैच की। शाम का जो दूसरा मैच हुआ वो हुआ लखनऊ और जीटी के बीच। अब इसमें देखिए, जीटी और लखनऊ के बीच में जब टॉस हुआ तो केएल राहुल ने टॉस जीत लिया और टॉस जीत के वो कहता है कि मैं तो बैटिंग करूंगा। जब अब सोचिए, सभी को बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि भैया ये क्यों। वो जो कमेंटेटर ने पूछा उससे कि ऐसा क्यों, तो बोला नहीं नहीं, इट इज अ वेरी गुड बैटिंग विकेट।
और हमको तो एक्सपीरियंस है, इधर हमारा ही ग्राउंड है और हम तो चेस करके रन बनाएंगे। और उसके पहले जब पिच रिपोर्ट हुई थी तो मोटा हेडन, ये मोटा हेडन के इसके ऊपर तो मुझे इतनी जोर से गुस्सा आता है, ये हर बार चला आता है पिच रिपोर्ट करने और आप देखेंगे 99% टाइम ये कहता है ये तो 180 की विकेट है। आज भी कह रहा था 180 की विकेट है और आपने देखा 120 रन बनाने के लाले पड़ गए लखनऊ को। क्या यार, मोटा हेडन को समझ में नहीं आता, शर्म नहीं आती। और बाद में कह रहा है कमेंट्री के दौरान, कह रहे यार मैं तो कह रहा था 180 का विकेट है बट ये तो ऐसा लग नहीं रहा है। अबे तो तूने वहां क्यों बोला पहले? मतलब कि सरासर झूठ बोलता है और फिर कह रहा है कि नहीं ये तो लग नहीं रहा है। तो वहां पे ये बोलना कि मुझे आता नहीं है विकेट रीड करना और आगे से मुझे मत भेजा करो। लेकिन क्या है, ये कोई शर्म नाम की तो चीज है नहीं, कुछ भी थूक के चाट लेते हैं बस। ये आदत, ये क्या, कौन कहेगा इनको यार, इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, क्या किया है यार क्या। मेरा मतलब हमेशा कहने का ये रहता है, पिच कोई माइका लाल रीड नहीं कर सकता, इसीलिए ये लोग सेफ प्ले करते हैं। बस 180 बोल दो, 180 बोल दो, 160 बना तो कह देंगे कि अरे यार वो बल्लेबाजी ठीक से नहीं हुई, और 200 बन गया तो कहेंगे देखो हमने तो कहा ही था 180 बट बैटिंग टीम ने थोड़ी अच्छी बैटिंग कर दी। ये दोनों में सेफ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि T20 में ऐसा बहुत ही कम होता है कि कभी कोई टीम 140 पे ही ऑल आउट हो जाए। तो इसलिए ये 180 का टारगेट कहना इन लोगों के लिए बड़ा सेफ रहता है, इसलिए मोटा हेडन यही करता है। ये है इनकी स्टाइल। ये अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आगे से आप लोग जब ये पिच रिपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या मतलब है इनका करने का। अब ये देखिए, अब शुरुआत जब हुई ना इनकी लखनऊ की बैटिंग की, ये क्विंटन डी कॉक ने बहुत ही जरूरत से ज्यादा जल्दी कर दी। तो पहले ओवर में एक छक्का मार दिया, लेकिन उसके बाद हो गया आउट, और वो भी हुआ तो मुकेश यादव, ये अपने उमेश यादव की बॉल पे आउट हुआ। उमेश यादव जिन्होंने जिंदगी में विकेट नहीं लिए कभी, आज उसको 2-2 विकेट मिल गए। शुरुआत में विकेट में खैर कुछ था, बॉलर्स की हेल्प थी और बॉल मूव भी कर रही थी, तो अब इनको टप्पे पे डालना था। और इसमें कोई शक नहीं कि उमेश यादव ने बहुत अच्छी बॉल डाली, बिल्कुल टप्पे पे और बिल्कुल टेस्ट मैच लेंथ की बॉल डाल रहा था वो। एक बार उन्होंने दिखाया भी था वो गुच्छा, बिल्कुल टेस्ट मैच लेंथ टॉप ऑफ ऑफ पे जो निकल के आती है बॉल, बहुत बढ़िया। वो बॉल खेलने में डिफिकल्ट होती है अगर मूव हो रही हो तो फिर वही वो क्विंटन डी कॉक जहां आउट हुआ, उसके बाद केएल राहुल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हमेशा की तरह यही होता है। ये केएल राहुल को तो मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि इसके बस की नहीं है कप्तानी, इसको कभी भूल के भी कप्तान मत बना देना आप। और बस कप्तानी 31 बॉल में 33 रन बनाए, दम निकल गई, बॉल इनसे हिट ही नहीं हो रही थी, और ये खुद भी कह रहा था कि बैटिंग विकेट है, बैटिंग विकेट है मतलब 200 रन तो बनाएंगे। ये हो गया इनका। और क्विंटन डी कॉक के आउट होने के बाद आप देखिए पहले ही ओवर में आउट हो गया वो। उसके बाद ये आया देवदत्त पडिक्कल। अब देवदत्त पडिक्कल से कोई बोले कि भैया जब ओपनर पहले ही ओवर में आउट हुआ तो यू आर वर्किंग एज गुड एज एन ओपनर ना, तो फिर आज तुमने क्या किया? आज फिर 7 रन पे 7 बॉल पे 7 रन बना के आउट हो गया। ये तो गया काम से, ये तो बस ये आईपीएल ही खेलता रहेगा बस, इधर से उधर, इस फ्रेंचाइज से उसमें। बाकी ये इंडियन टीम के बारे में तो भूल ही जाए। डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म करके आया है ना, बताइए क्या परफॉर्म करके आया है ये। इसको वर्ल्ड कप मत ले जाना भैया भूल के भी। वो तो मार्कस स्टोइनिस ने अगर कुछ नहीं किया होता और आखिरी में अगर निकोलस पूरन ने रन नहीं बनाए होते, इनकी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। इनका स्कोर आप देखिए, लखनऊ की जो बैटिंग चल रही थी, मैं बताऊं आपको, पहले 4 ओवर में 31 रन पे ही 2 विकेट, पहले वो तो पहले 3 ओवर में 2 विकेट हो गए थे, फिर 8 ओवर में 63 रन पे 2, और 8 ओवर में 63 रन पे 2 मतलब ऑलमोस्ट 8 का रेट हो गया था इनका। लेकिन उसके बाद से जो घसीट के नीचे लेके आए केएल राहुल, तो 14 ओवर में 98, एग्जैक्टली 7 रन का, वो 7 रन पे ही चलता रहा जब तक केएल राहुल आउट नहीं हुआ। वो केएल राहुल के आउट होने के बाद फिर स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने कुछ मारपीट शुरू की, क्योंकि जब तक केएल राहुल खेल रहा था स्टोइनिस भी धीरे खेल रहा था। फिर इन लोगों ने कुछ मारा पीटा, तब जाके फाइनली ये, और उसके बाद आयुष बदोनी ने कुछ लगाए 11 बॉल में 20 रन, तब जाके माथे पड़ते ये लोग 163 रन बना पाए एलएसजी वाले। क्या होगा इन लोगों का यार, ये कितनी गलत विकेट रीडिंग करते हैं, और मतलब हद ही कर दी इन्होंने। मार्कस स्टोइनिस ने 43 बॉल में 58 रन बनाए, निकोलस पूरन ने 22 में 32 बनाए, और आयुष बदोनी ने 11 में 20 बनाए।
उसके अलावा अपने राहुल साहब तो 31 बॉल में 33, बस हो गया खत्म। बॉलिंग तो उमेश यादव ने 3 ओवर में 22 रन दिए, पता नहीं इसको चौथा ओवर क्यों नहीं दिया, जबकि आज ही अच्छी बॉलिंग कर रहा था। जब ये अच्छी बॉलिंग नहीं करता है तब इसको पिटवा देते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ कर दी स्पेंसर जॉनसन। अब आज तो क्या है, जब 163 का ही हुआ है तो फिर ऑब्वियसली किसी भी बहुत ज्यादा पिटाई नहीं हुई किसी बॉलर की। हालांकि मोहित शर्मा की पिटाई हो गई, 3 ओवर में 34 रन दिए उसने। और अब ऐसा मुझे लगने लगा है कि पिछले मैच को देखने के बाद से, पिछला और आज का मैच, कि मोहित शर्मा को ना डिकोड कर लिया है बैट्समैन ने। जो अभी तक पिछले 2 साल से ये अभी तक बना हुआ था मोहित शर्मा का, अब बैट्समैन क्या करते हैं, बैट्समैन पीछे जाके खेलते हैं इसको, क्योंकि इसकी सबको पता है कि मोस्टली ये स्लोअर बॉल डालता है बैक ऑफ हैंड, और वो आती है शॉर्ट। जब शॉर्ट आती है तो एक तो बैट्समैन उसके लिए तैयार है, क्योंकि नाउ इट इज नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि ये इतनी ज्यादा फेंकने लगा है कि लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो ओवर में 3 बॉल फेंकेगा ऐसी। तो 3 बॉल का एडवांटेज उठाने के लिए विकेट में पीछे घुस के खड़े रहो। अगर ये आगे फेंकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सिंगल या डबल निकाल लो, या और बहुत ही ज्यादा आगे फेंक दी तो आप उस पर भी चौका मार सकते हो। लेकिन वो जो 3 बॉल पीछे आने वाली हैं उनके लिए आप पीछे खड़े हो तो बढ़िया चौके और छक्के आप मार ही सकते हो, क्योंकि वो आती बहुत स्लो है। वो 100-110 की स्पीड पे करता है। वो तो मतलब बिल्कुल लड्डू है, एकदम खीर है, उसको तो उठा के दो बाहर, ग्राउंड के बाहर। वो एक किया आज निकोलस पूरन ने, और वो कोलकाता के अगेंस्ट भी यही हुआ था इसके साथ। सॉरी, पिछला कौन सा मैच था इनका, उस टीम के अगेंस्ट भी यही हाल हो गया था इनका। तो ये इसको देखना पड़ेगा कि भैया अब अगर इसने कुछ किया नहीं अगले मैच में तो फिर ये बाहर हो जाएगा टीम से, क्योंकि अब कप्तान को भी समझ में आ गया होगा गिल को कि अब इसका जादू खत्म हो गया है। नूर अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 22 रन। दर्शन हलकंडे को स्टाइनिस ने पीट दिया, 2-2 छक्के मार दिए थे। फिर भी हालांकि उसके वो लड़के की मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लगा रहा वो भी बॉलिंग करने, 2 विकेट मिल गए उसके, मुझे अच्छा लगा उसको, वो एग्रेशन भी दिखाया उसने। तो कुल मिला के लखनऊ ने बनाए 163 रन 5 विकेट के ऊपर। गुजरात ने जब बैटिंग शुरू की ना तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मैं ये कहूंगा आज मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी किया है इन लोगों ने। और मुझसे मतलब मैं तो क्या कहूं, मुझसे ज्यादा दुख तो ये गुजरात की टीम को, शुभमन गिल को सबसे ज्यादा होगा कि ये आज का मैच इनको हारना नहीं चाहिए था। ये किसी भी तरह से ये मैच हारने वाला नहीं था। देखिए पहली पारी में बॉल थोड़ा सा मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वैसा बल्ले के ऊपर नहीं आ रहा था, जिस तरह से इन लोगों ने मिस जज किया था विकेट को। लेकिन बाद में उतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, बॉल में स्पिन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बॉल रुक रही है या कुछ मतलब अच्छा खासा जब तक साई सुदर्शन और शुभमन गिल खेल रहे थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इन लोगों ने तो क्या अच्छे खासे मतलब पहला जब ये शुभमन गिल पावर प्ले की लास्ट बॉल पे आउट हुआ है, मतलब 6ठे ओवर की लास्ट बॉल पे आउट हुआ है, जो कि वो बिल्कुल सरासर अपनी गलती से आउट हुआ, उस टाइम इन लोगों का 54 रन स्कोर था, मतलब 9 की ये इसके स्कोरिंग रेट से रन बना रहे थे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे खासे चौके छक्के सब, बॉल बढ़िया आ रही थी बल्ले के ऊपर। और आज आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर, तो चौथा ओवर इन्होंने मयंक यादव से फेंकवाया था, और जब मैं ये देख रहा था कि मयंक यादव ने एक भी बॉल 140 के ऊपर से नहीं डाली, मतलब एक भी बॉल 145 के ऊपर तो थी ही नहीं, तो मुझे यही लगा शायद कि जो पहले हम एक बार जब एक मैच में इसकी एनालिसिस कर रहे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इसने पावर प्ले में क्यों नहीं डाला, तो मुझे लगा था कि शायद ये इसके हाथ में से बॉल स्लिप होती होगी, और आज भी मुझे यही लग रहा था कि शायद इसके बॉल से हाथ से बॉल स्लिप हो रही है, इस वजह से ये ग्रिप नहीं कर पा रहा है और स्पीड ज्यादा नहीं निकल रही है। लेकिन जब बाद में हमने देखा इसको तो ये तो ग्राउंड के बाहर ही चला गया, इसका मतलब था कि इसको इंजरी थी। और आप सोचिए इंजरी के बावजूद ये बाकी लोग जो अपनी फास्ट बॉल फेंकते हैं उसके बराबर ये बॉल फेंक के गया है। लेकिन ये काफी मेरे लिए थोड़ी सी झटका लगने वाली बात थी, क्योंकि देखिए हम लोग तो यही बात कर रहे थे ना कि मयंक यादव इतना बड़ा एसेट हो सकता है इंडियन क्रिकेट के लिए कि ऐसे में इसको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे तुरंत जो भी सपोर्ट स्टाफ है और मेडिकल स्टाफ है उसको तुरंत एक्शन में आना चाहिए, इवन एनसीए को एक्शन में आना चाहिए कि इसका थोड़ा सा प्रिकॉशनरी जो भी करना है वो करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना जूल हो सकता है इंडिया की तिजोरी में,
तो वो इसका तो प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर उसके बाद तो खैर ये शुभमन गिल ने जो ये गंदा शॉट मारा है, अब तुमने 5 ओवर में यार 5 पूरे 54 रन बना लिए हैं, 9 का रेट चल रहा है, अब तुमको लास्ट बॉल पे ही ऐसा रिस्क लेके शॉट मारना है। हालांकि बैट्समैन ये होता है जब बॉल अच्छे बल्ले पे आ रही होती है तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कारण क्या है कि आज आप शुभमन गिल के उस शॉट की वजह से ही मैच हार गए। क्योंकि कहने को तो आप ठीक है कि शुभमन गिल था तो बाद में तो बाकी 9 बैट्समैन थे ना, लेकिन फिर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच जो रवि बिश्नोई ने पकड़ लिया केन विलियमसन का, मतलब केन विलियमसन तो बेचारा रो ही पड़ा होगा, और क्या हो सकता है ऐसे में, कोई बॉलर अगर ऐसा कैच पकड़ ले तो ये तो इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ हो नहीं सकती है। केन विलियमसन बहुत गलत आउट हो गया। केन विलियमसन तो अकेले ही मैच जिता के ले जाता है इनको, उसका वहां खड़े रहना ही काफी था। फिर तो उसके बाद इन लोगों में थोड़ा पैनिक भी हो गया, क्योंकि फिर ये BR शरत को पता नहीं क्यों इसने ऊपर भेजा होगा शुभमन गिल ने। ये शरत पता नहीं कौन है, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ। जिस तरह का शॉट इसने मारा उससे तो और भी मुझे मेरी नजरों से तो बिल्कुल ही मिठास उतर गई इसके लिए। मैं खैर जानता नहीं हूँ इसको। वो आउट हो गया। विजय शंकर तो आज मुझे लग रहा था कि विजय शंकर आया है, आज शायद इसका दिन होगा। वो जो कल के मैच में हम डिस्कस कर रहे थे कि विजय शंकर ने अभी तक कुछ करके नहीं दिया है, शायद एक बार करेगा। आज उसने छक्का वक्का भी मारा, मुझे लगा कि ये तो जम गया भैया, हो जाएगा, ये शायद जिता के ले जाएगा, लेकिन वो भी 17 पे आउट हो गया। दर्शन नालकंडी थोड़ा ठीक ठाक खेल रहा था, ये उसकी भी बदकिस्मती हो गई। अब देखिए आप, कभी कभी ऐसे शॉट मतलब फील्डर्स के हाथों में चले जाते हैं। जरा सा 1 मीटर इधर उधर होने की बात थी, और वो क्योंकि ऐसे शॉट्स मारे ही जाते हैं ऐसी बॉल पे, फाइन लेग के ऊपर, वो सीधा फील्डर के हाथ में चला गया। जब दर्शन नालकंडे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। ये हमारे व्यूअर हिमांशु पाल काफी उसकी तारीफ कर रहे थे पहले भी, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। इसने बॉलिंग भी आज अच्छी की और बैटिंग करते हुए भी अच्छा लग रहा था। ये मतलब ये आउट भले हो गया ये 12 रन के ऊपर, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। खेलने के तरीके से लग रहा था कि हाँ ये खेल लेता है, मतलब ही कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गुड ऑलराउंडर। गुड से मेरा मतलब है यूजफुल ऑलराउंडर तो हो ही सकता है, और फिर धीरे धीरे यू नेवर नो, आदमी कितनी मेहनत करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्वालिटी का लेवल कहां तक इंप्रूव हो सकता है। तो ये अच्छा लगा मुझे लड़का। फिर उसके बाद राहुल तेवतिया एक्चुअली रैन आउट ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि रशीद खान भी कुछ किए ही नहीं। रशीद खान ने इस पूरी अभी तक IPL में इतना खेल लिया है इसने कोई बैटिंग में कुछ भी नहीं किया। खैर इसका पहले के मैचेस में तो इसका यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ है, और आज इसको मौका था तो आज पता नहीं इन लोगों को बाद में तो कुछ ऐसा हो गया कि वो यश ठाकुर ने जादू सा चला दिया। यश ठाकुर इस तरह का बॉलर है कि वो बिल्कुल ही हार्मलेस लगता है। एक तो मोटा ताजा चला आता है बॉलिंग करने, लोगों को हंसी भी आ जाती होगी कि ये क्या। और ये ताज्जुब की बात है, ये अपनी रणजी ट्रॉफी की टीम से भी भैया ये लीडिंग विकेट टेकर है। ये ऐसा अजीब सा आदमी, मतलब अभी इस उम्र में तोन निकली हुई है इसका क्या होगा यार। लेकिन फिर भी कहने को तो 5 विकेट लिए ना, मैन ऑफ द मैच भी मिला, मतलब गजब ही हो गया। IPL में T20 में 5 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। अब वो जैसे भी मिले हो या बल्लेबाजों ने दिए हो, जो भी हो, लेकिन मिले तो है ना 5 विकेट, और उसके लिए बॉल तो डाली है, तो ठीक है, क्रेडिट जाना चाहिए, क्रेडिट इज ड्यू। तो ठीक है। उमेश यादव क्या बोले, फिर तो खत्म ही हो गया था ना मैच। मतलब वो जहां राशिद खान आउट हुआ उसके बाद तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं थी। इन लोगों ने बहुत ही बड़ा कबाड़ा किया है, अच्छा खासा। देखिए 6 ओवर में 54 रन से 96 फॉर 7 हो गया इनका स्कोर। पहला विकेट 54 पे गिरा, दूसरा 56, तीसरा 58, चौथा 61, पांचवा 80, हो गया खत्म। छठा 93 पे, सातवां 93 पे, आठवां 102 पे। फिर क्या मतलब, एक तो इन लोगों ने इतनी भी अकल नहीं लगाई कि भैया थोड़ा सा स्कोर के पास जाए। कितने रन से हार गए, 133 रन से मैच हार गए ये लोग। क्या हो गया इन लोगों की, मतलब आप देखिए कुछ भी नहीं रन बनाए इन लोगों ने। साई सुदर्शन 31, शुभमन गिल 19, राहुल तेवतिया 30, हाईएस्ट 30 है। 12 तो एक्स्ट्रा है, जिसमें से वो बेचारे वो नए लड़के ने मणिमरन सिद्धार्थ जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो उसको कुछ नो बॉल करने की बीमारी है यार, मुझे समझ में नहीं आता। कितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी नो बॉल फेंकी उसने, और 1 ओवर में 3-3 नो बॉल। यार क्या करते हैं ये लोग, स्पिनर लोग। यार स्पिनर तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी नो बॉल नहीं फेंकी, और ना फेंकना चाहिए ऐसी, मतलब हद हो गई यार।
गजब ही कर दिया इसने। इसके साथ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसका कोच नहीं देख रहा है क्या भैया? ये क्या बॉलिंग सिखाई है यार कोच साहब आपने? कैसी बॉलिंग अच्छी करता है लेकिन नो बॉल। वो तो मुझे लगता है कि नो बॉल के बाद वाली जो इसने बॉलें फेंकी है ना, वो सबसे अच्छी बॉल फेंकी इसने, क्योंकि एक पे भी रन नहीं बना। एक एक या दो दो रन बने, नहीं तो बाकी लोग तो कोई छक्के वक्के ही मार देते। हद्दी कर दी यार इसने। नवीन उल हक आज भी पिट गया 4 ओवर में 37 रन। मयंक यादव ने 1 ओवर में 13 रन दिए। अब ये क्या है, ये बाकी टीमों, अब जो जिन टीमों का इनसे आगे मुकाबला है लखनऊ का, उनकी थोड़ी सांस में सांस आई होगी कि वो ये सोच रहे होंगे कि चलो मयंक यादव अब हमारे अगेंस्ट नहीं खेलेगा। हाँ, और आरसीबी वाले सोच रहे होंगे कहाँ हमारी फटी हुई किस्मत जो हमको पेल पाल के चला गया ये। तो यश ठाकुर ने 5 विकेट ले लिए, 30 रन। कृणाल पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की। कृणाल पांड्या को समझ में आ गया था कि विकेट में क्या है, और वो ये इन लोगों ने फायदा उठाया उसका। कि अब ये देखिए, ये लखनऊ का जो इकाना वाला स्टेडियम है, ये अपनी पुरानी औकात पे आ गया। याद है आपको पिछले साल कैसी थकी हुई विकेट थी? आज ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही मैच हुआ है ये। रवि बिश्नोई ने 2 ओवर में 8 रन देके 1 विकेट लिया और वो केन विलियमसन को चलता कर दिया। वो बेचारा दुखी हो गया, गुजरात भी दुखी हो गई, सब कुछ हो गया इनका कबाड़ा। गुजरात को अब आज बहुत ज्यादा अखर रही होगी कि ये वाला मैच इनको नहीं हारना चाहिए था। आज सुबह के मैच में जो दिल्ली हारी है 30 रन से, चलो वो तो 235 का स्कोर बना था यार, आज तो आप 163 में हार गए आप। और आपने बहुत गंदी, और शुभमन गिल को ही एक्चुअली पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसने कहा भी, नॉर्मली उसकी जगह कोई और होता ना तो शायद वो ये बोलता कि अरे नहीं विकेट ऐसा था वैसा था, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं गलती हमारी है, विकेट तो अच्छा था और हम ही लोगों ने खराब बैटिंग की। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब देखिए, कप्तान जो भी होता है या जो भी प्लेयर होता है ना, उसको थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना चाहिए, और ये ऑनेस्ट रह के ही अच्छा रहता है। आप तभी जनता का भी दिल जीत सकते हैं, और आप सिलेक्टर्स को भी इंप्रेस कर सकते हैं, और सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं, बजाय इसके कि आप बेकार के बहाने बनाने लगे और कुछ भी करने लगे, जैसे कि हमारे केएल राहुल ने किया। अब केएल राहुल ने इंटरव्यू में, पोस्ट मैच इंटरव्यू में क्या कहा, अब ये देखिए केएल राहुल ने कितनी रिडिकुलस बात कही है। कह रहे नहीं पहले बैटिंग करने में हम लोगों को बढ़िया रहता है, क्योंकि हम लोग वहीं जाके असेस करते हैं कंडीशंस और फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। मतलब केएल राहुल के कहने का मतलब ये है कि पहले बैटिंग करना आसान है, क्योंकि आप वहां जाके पिच को असेस करो और उसके हिसाब से टारगेट सेट करो। अरे पागल आदमी, ये ज्यादा आसान है या वो सेकंड बैटिंग करना आसान है, जबकि आपको टारगेट पता ही रहता है? पहले बैटिंग करने में तो आपको मालूम ही नहीं है कि कितने रन बनाने हैं। तो वो यही कह रहा था कि अच्छा है कि हमें पता नहीं रहता है कि हमें कितने रन बनाने हैं, तो हम अपने हिसाब से बनाते रहते हैं रन। इसका मतलब भगवान भरोसे खेलते हैं हम। इसको कभी कप्तान मत बना देना बीसीसीआई, सिर्फ इस इंटरव्यू के बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको। कितनी बकवास बात करके गया है ये, इसीलिए तो मैं कहता हूं इसको कप्तानी नहीं आती है, कुछ भी बोल रहा है ये। आप लोग ही बताइए, आप कह रहा है कि नहीं पहले बैटिंग करने में हमको तो हम वहीं जाके एसेस करते हैं और फिर हम देखते हैं जितना बन गया सो बन गया पिच की कंडीशन के हिसाब से। अरे भैया, पिच की कंडीशन के हिसाब से तुमने बना दिया तो सामने वाले को तो ऑलरेडी पका पकाया मिल गया ना टारगेट। तो वही सेकंड बैटिंग करना आसान नहीं है। लेकिन ये केएल राहुल ने आज जिस तरह से बैटिंग की है ना, इसके बाद तो और भी इसका पत्ता साफ हो गया। ये बिल्कुल बैटिंग कर ही नहीं रहा है इस आईपीएल में, और कीपिंग में तो इसका कोई मतलब सवाल ही नहीं है। ये जब तक बैटिंग में अब 2-1 सेंचुरी या 4-5 7-8 50 नहीं मार देगा ना, अच्छी बड़ी बड़ी वाली, और मैच नहीं जिताएगा अपनी टीम को, तब तक कुछ नहीं हो सकता इसका। ये टीम से बाहर है, इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम से बाहर है ये, और होना भी चाहिए। क्योंकि ये मतलब एक तो पहले अच्छा हुआ यार इसको उप कप्तानी से हटा दिया, नहीं तो ये इंडिया का कप्तान कभी बन गया ना तो ये लुटिया डुबा देगा इंडियन टीम की। इसको कुछ आता जाता नहीं है ये बैट्समैन अच्छा है, लेकिन क्या है, इसको तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करके भेजो और इसको बता दो कि तुझे ये करना है, बस तभी ये करता है, अदरवाइज नहीं। और ये मिडिल ऑर्डर में वनडे के लिए बिल्कुल सबसे बढ़िया है, T20 के लायक नहीं है। टेस्ट मैच खिलाओ इसको, वनडे मैच खिलाओ मिडिल ऑर्डर में, ओपन कहीं भी मत करवाओ, नहीं तो ये ओपनिंग में तो सब कबाड़ा कर देता है, बहुत प्रेशर टेंशन में आ जाता है ये। तो चलिए, हो गया ये मैच, ये तो हो गया खत्म। लखनऊ ने जीत लिया और जीटी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अच्छे खासे मैच का कबाड़ा कर दिया। अब देखें जरा हम पॉइंट्स टेबल में कहां पहुंचे हम लोग।
तो पॉइंट्स में आज के दोनों मैचेस के बाद राजस्थान रॉयल्स 4 में से 4 मैच जीत के 8 पॉइंट्स के साथ पहुंच गई टॉप पे। वो तो खैर पहले से ही थी। केकेआर 3 में से 3 और बाप रे 2.5 का इनका वो है नेट रन रेट। 2.5 का नेट रन रेट अपने आप में इतना खतरनाक है। आप ये समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मैच एक्स्ट्रा जीते हुए हैं। ये 2.5 का जो रेट है ना नेट रन रेट, ये समझ लीजिए 3 मैच के बाद अगर ये है तो ये प्रैक्टिकली ये लोग 4.5 मैच जीते हुए हैं। 4.5 में से 4.5 ये हालत है इतनी ज्यादा हाई नेट रन रेट का। फिर उसके बाद एलएसजी पहुंच गई आज के मैच के बाद, ये तीसरे नंबर पे। सीएसके चौथे पे खिसक गई। एसआरएच है अभी 5वें पे, पंजाब 6ठे पे, गुजरात 7वें पे आ गई। मुंबई चलो 1 मैच जीत के आ गई है 8वें पे। मुंबई देखिए, मुंबई को हम कुछ भी कहें या हमने अभी तक इतना गालियां वालियां सब दी हो, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि मुंबई जीते। क्योंकि इनिशियली तो देखिए जब हम आईपीएल के पहले की एनालिसिस कर रहे थे तब तो हमारे हिसाब से मुंबई को टॉप 4 का कंटेंडर होना चाहिए था। और अभी भी अगर ये सुधर जाएंगे तो अभी भी पहुंच सकते हैं। ये मारामारी करके थोड़ा सा ये अगर सुधर जाए, थोड़ा हार्दिक पांड्या ढंग की बैटिंग करने लगे तो हो जाएगा काम। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ये होता क्या है, जब 2-3 टीमें बहुत ज्यादा खराब खेलने लगे तो फिर पूरी टेबल लीग खराब हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। आईपीएल हमारी लीग है, हम चाहते हैं कि यहाँ कंपटीशन अच्छा हो, सारी टीमें अच्छा करें और कट थ्रोट कंपटीशन हो, एक दूसरे को बिल्कुल मारने काटने वाली स्थिति आ जाए, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 तो बिल्कुल लग गई, बिल्कुल गड्ढे में गिर गई, बाकी 7 चल रही है, उसमें मजा नहीं आता। तो ये कुछ कंपटीशन होना चाहिए, इसलिए नीचे वाली टीमों को जीतना चाहिए। अब इसमें आरसीबी, यार आरसीबी क्या, आरसीबी में कौन हवा भरेगा यार? आरसीबी का क्या करें हम लोग? आरसीबी कब जीतेगी यार? ये आरसीबी नहीं जीतेगी तो ये आरसीबी 8वें नंबर, अभी 9वें नंबर पे है। डीसी है 10वें नंबर पे। डीसी, अब डीसी का तो खैर चलो किसी न किसी को तो 10वें नंबर पे आना है, लेकिन यार आरसीबी कुछ तो करो यार, कभी तो करो यार। कितनी गालियां खाओगे और अब कितने अपने दर्शकों का, अपने फैंस का तुम दिल तोड़ोगे, दिल दुखाओगे? सभी का मूड खराब करते हैं यार। और विराट कोहली के लिए भी बुरा लगता है। अब वो कल अच्छा खासा खेला, हम कल भी कह रहे थे, लेकिन दुनिया में तो ट्रेंड चल रहा है कि वो तो स्लो है और चोकली है और ये है और वो है। देखिए हम भी विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कल हमने कहा ना कि वो उसकी गलती नहीं थी। आप जब उससे ओपन कराओगे तो आरसीबी का कुछ नहीं हो सकता है। वो सेंचुरी बनाएगा तो अल्टीमेटली वो स्लो ही लगेगी देखने में, क्योंकि उसको डर लगा हुआ है कि पीछे से कोई आएगा ही नहीं बैटिंग करने। वो महिपाल लोमरोर को भी निकाल दिया, ये फाफ डुप्लेसी को भी आरसीबी का कीड़ा काट चुका है अब कुछ तो भी टीम खिलाने का। और ये कौन टीम सिलेक्ट करता है यार आरसीबी में? खैर छोड़ो, क्या मूड खराब करना है इनके बारे में। अब ये तो हो गया टेबल का। अब कल का मैच है चेन्नई और केकेआर का चेन्नई में। अब देखिए आप लोगों को अगर याद हो, पिछले साल केकेआर ने चेन्नई में जाके चेन्नई को हराया था। और पिछले बार तो चलिए जो भी था, पिछली बार तो अल्टीमेटली तो ये विनर्स थे और पिछली बार ये थोड़ा ज्यादा अच्छा खेल रहे थे। इस बार ये उतना अच्छा खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं चेन्नई, खासतौर पे 2 मैचेस के बाद जब ये 2 लगातार अभी हारे हैं। और उसमें पिछले मैच में तो खैर इनका तो बहुत ज्यादा बदकिस्मती ये हो गई कि इनके टॉप परफॉर्मर जो बॉलर्स थे वही इंजर्ड हो गए। अब कल मुझे लगता है, पता नहीं मुस्तफिजर आया होगा कि नहीं आया होगा, पतिराना ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो अब मुझे कुछ भी मालूम नहीं है मुझे इस बारे में। उन दोनों का आने के बाद कुछ हो सकता है। वही जो कि हम एसआरएच के अगेंस्ट भी कह रहे थे कि भैया मुस्तफिजुर तो खैर था ही नहीं, हमें पता था, लेकिन अगर पतिराना होता तो भैया उससे कुछ यॉर्कर वार्कर डलवा के आप 2-3 विकेट निकलवाओ, कुछ तो डर हो बैट्समैन को। नहीं तो वहां केकेआर में तो सारे राक्षस ही बैठे हुए हैं, सबके सब राक्षस हैं, बहुत बुरी तरह मारेंगे। वहां एक ही लल्लू लाल है, श्रेयस अय्यर, उसको तो आप आउट कर दोगे, लेकिन बाकी तो पीटेंगे ना आपको, जो आएगा वो पीटेगा। और अगर कल भी वही बॉलिंग अटैक रहा जो एसआरएच के अगेंस्ट था, और कहीं केकेआर की पहले बैटिंग आ गई तो वो 220 के ऊपर मारेंगे, और अगर बाद में बैटिंग आई तो सीएसके जो भी बनाएगी वो उसको चेस कर लेंगे। लेकिन ये है कि अगर ये दोनों बॉलर्स आ जाते हैं तो कुछ थोड़ी सी फाइट हो सकती है। बाकी ये है कि ऐसा केकेआर की जो बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग खासतौर पे, उससे मुझे उतना डर नहीं है।
ये यहां पे क्या होगा कि सीएसके के जो ओपनर्स है ना, अब इनको सीख मिल गई होगी, समझ में आ गई होगी कि भैया अब ये गड़बड़ नहीं करना है। लेकिन क्या है, अब सीएसके के पास ये भी धर्म संकट होगा कि हम स्पिनिंग ट्रैक पे खेलें या हम फास्ट विकेट पे खेलें, मतलब बैटिंग विकेट के ऊपर, क्योंकि दोनों में ही केकेआर भारी है। और दूसरी बात यह है कि गौतम गंभीर कुछ भी हो, भले धोनी ने हमेशा अपने खेलने के टाइम पे गौतम गंभीर को इंडिया का सबसे बढ़िया ओपनर कहा हो, लेकिन गौतम गंभीर की राइवलरी तो है धोनी के साथ। तो गौतम गंभीर तो दांत पीस के आएगा कि मुझे तो इनको हराना है। और अभी उसका तो पहला मौका है बहुत दिनों के बाद, 8-10 साल के बाद, तो अब वो तो आएगा मजा चखाने। तो अब देखते हैं क्या होगा। मुझे तो डर ही लग रहा है थोड़ा सा। मैं तो ये कहूंगा कि 60-40 केकेआर के फेवर में है कल का मैच। मतलब मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कल शायद सीएसके हार जाएगी मैच। अब देखते हैं क्या होगा, मिलेंगे कल के मैच के बाद। आप लोगों को ये एनालिसिस आज के दोनों मैचेस की पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको क्या लगता है आज के दोनों मैचेस के बारे में, और साथ ही साथ कल के मैच के बारे में आपका क्या प्रेडिक्शन है कि कौन सी टीम जीतेगी। क्या सीएसके के पास कोई चांस है कि कल का मैच जीत जाए। तो मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।